बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद से मुलाकात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। बहुत अच्छी जी मुलाकात जी। और आर्मी चीफ भी थे वहाँ पे और अब जाहिर है कि दोनों तरफ से डेलीगेशंस थे बड़े, तो उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात स्ट्रेटजिक नौइयत के ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उसी दौरान ये बात सारी हुई है और जो बाकी मामला सारे जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं खित्ते के मामला से, और कौन सा मुल्क कहाँ है, किस तरफ है, किस रुख पे उसने जाना है, ये एक कहते हैं ना कन्फ्यूजन और फॉग है, फॉग ऑफ वॉर कह लें उसको, या तो उसमें जो है वो किसने किसको क्या मैसेज दिया, किसने किसको क्या पैगाम दिया, दूसरा क्या समझा, दूसरा क्या नहीं समझ सका, इसके नतीजे में जो है वो जंगें, लड़ाइयाँ, अफरा तफरी हिजान वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक बड़ी जंग की तरफ दोबारा दुनिया चली गई है। अमन की तरफ जाते जाते दोबारा एक लगता है कि बड़ी जंग की तरफ चली गई है, या जंगों की तरफ चली गई है। वो जंगें आपस में किस तरह कनेक्ट होंगी, किस तरह कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन हम उस फेज़ से गुजर रहे हैं जो कि एक अफरा तफरी जंगों का फेज़ है। और जो मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी जो स्टीव विटकॉफ साहब थे, जो कि 2 जंग बंदियाँ एक साथ करवाने की कोशिश कर रहे थे, यानी यूक्रेन और रूस की, और उधर ही गज़ा का जो अमन मुआहदा था उसमें, वो दोनों मामलात इस वक्त उनके हाथ से निकल गए। यानी विटकॉफ साहब की जो कहानी है, दोनों कहानियाँ उनकी वो कहीं हवा में तहलील हो गई हैं, और उधर यूक्रेन और रशिया के दरमियान घुमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त। अच्छा, एक तरफा हो रही है, रशिया के अटैक ज़्यादा हैं और यहाँ से यूक्रेन की फ़ौजें जो है वो रिट्रीट कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि कल जो गुफ्तगू हुई ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान, उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैसेज दिया वो इतना मीठा, इतना नफीस, इतना खूबसूरत उनका मैसेज जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो शायद ही उन्होंने जब से वो मसनद सदारत पे फाइज हुए हैं, तो जनाब ट्रंप ने इतने अच्छे अल्फाज में कभी भी कोई, अभी तक मैंने उनका इतना खूबसूरत नहीं देखा। ये जो मैसेज है ना, बहुत ही अच्छा। पहली स्लाइड देखें ना कि 1 घंटे की मेरी बात हुई है ज़ेलेंस्की से। अच्छा, अल्फाज का चुनाव पहले तो होता ना कि हेल्प ब्रेक आउट और ये और छड़ेंगे नहीं और इस टाइप का, तो ये जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का आप देखें ज़ेलेंस्की के से टेलीफोन की बात, वो कहते हैं एक बहुत अच्छी मेरी बातचीत हुई है। फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें, और तकरीबन 1 घंटा वो जारी रही। अल्फाज जैसे मोती हैं, मोती झड़ रहे हैं ट्रंप साहब के जो है ना मैसेज से। मच ऑफ द डिस्कशन जो था वो क्या था, वो उस कॉल के ऊपर बेस्ड था जो कल मेरी प्यूटिन से हुई थी। यानी ज़्यादातर गुफ्तगू वही थी जो कि प्यूटिन से उसको बात को आगे बढ़ाया, ताकि रशिया और यूक्रेन जो हैं वो अपनी रिक्वेस्ट और नीड्स पे आ सकें, और हम ट्रैक पे हैं। और अब मैं मार्को रूबियो से कहूँगा और NSA से कहूँगा कि वो अपने अपने पॉइंट्स दें। द स्टेटमेंट विल बी पुट आउट शॉर्टली, वो अभी तक तो आई नहीं। अच्छा, बहरहाल तो अब देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है ना प्रेसिडेंट ट्रंप। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है ना अचानक गुडी सारे अच्छा हो गया सारा। ये 3 हफ्ते पहले तो इनको जो कुछ हुआ था ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की के साथ, वो भी एक तारीख लिखी गई थी जो ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो कुछ हुआ था। 3 हफ्ते के बाद इनकी दोबारा बात हुई, और बात में उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बात वही हुई सारी जो कि प्यूटिन से 1 रोज़ पहले मेरी बात हो चुकी है। अब मसला यहाँ पे एक अटका हुआ है कि ये क्या सीज़ फायर हुआ है या ये पार्शियल सीज़ फायर हुआ है। यानी क्या सीज़ फायर हो गया है, जंगबंदी हो गई है, या पार्शियल सीज़ फायर हुआ है। पार्शियल सीज़ फायर हुआ है यानी इसका मतलब है कि एनर्जी और जो एनर्जी से रिलेटेड उनकी जो 55% एनर्जी तो वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से ले रहे हैं,
तो सवाल ये है कि वो कहाँ मतलब पार्शियल हुआ है, टोटल हुआ है, क्या हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। तो उसके नतीजे में लड़ाई मार कुटाई जारी है वहाँ पे। अच्छा, ये नहीं, लड़ाई मार कुटाई से मुराद ये है कि वो प्रेसिडेंट जो प्यूटिन है, वो उन्होंने तो बात की थी ना कि भाई ऐसा है। देखें, प्रेसिडेंट प्यूटिन कहाँ तक ले गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। पहले नंबर 1, नेटो से यूक्रेन आउट। नंबर 2, यूक्रेन की सरजमीन पे कोई तीसरे मुल्क की या नेटो की या यूरोप की फ़ौज नहीं होगी। दूसरा, तीसरा ये कि 2014 की सरहदें दोबारा यूक्रेन को नहीं मिलेंगी। पांचवा, उनकी फ़ौजी इमदाद और जो इंटेलिजेंस कवर है वो भी बंद होगा। ये मुतालबा रखा हुआ है उन्होंने, अभी तक नहीं बंद की ट्रम्प ने, लेकिन मुतालबा रखा हुआ है। 24 तारीख को जद्दा में फिर मुलाकात हो रही है अमेरिकन की और रशियंस की। जद्दा में 24 मार्च को फिर मुलाकात हो रही है, और इसमें यूक्रेन नहीं है कहीं दोबारा। इसमें फिर अमेरिकन और रशियंस की मुलाकात हो रही है, लेकिन ये ब्लैक सी के हवाले से हो रही है, जो बहरे अस्वद है उस हवाले से डेलीगेशंस आएंगे। और वो डेलीगेशंस होंगे जो कि आप समझें कि जो पहले डेलीगेशन मिले थे उससे ज़रा निचली सतह के वफूद गालिबन जद्दा पहुंच रहे हैं, अमेरिका और रूस के। कोई इंटरनेशनल अफेयर्स, कोई मैरीटाइम, इस तरह से दोनों तरफ के, क्योंकि देखना ये है कि ये बहरे अस्वद का जो मामला है। अच्छा, ये इससे पहले ये वही है जो बहरे अस्वद की जो ब्लैक सी में जो ग्रीन डील हुई थी, लेकिन उसमें टर्की में हुआ था वो मामला, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 2022 में हुआ, तो एक्सटेंड नहीं हुआ था 2023 के बाद। अब ये जद्दा में हो रहा है। लेकिन ये चूँकि फॉग इतनी है कि जंग में उसमें पता ही नहीं कि किसने किससे क्या बात की, क्या वो जंगबंदी की बात हो गई। अच्छा, वो ज़ेलेंस्की फ़ौरन मान गए कि ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन तस्लीम कर लिया कि आपकी और प्यूटिन की जो बात हुई है, मैं उस जंगबंदी पे रजामंदी का इजहार करता हूँ, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अच्छा, लेकिन अब वो जंगबंदी जो है वो कंप्लीट सीज़फायर नहीं है, वो तो पार्शियल सीज़फायर है, और वो है कि इसमें सिर्फ एनर्जी और जो पावर प्लांट्स हैं उनको जो है वो निशाना नहीं बनाया जाएगा। अभी जो बातचीत होती रही, तो उसका क्या तरीका निकले कि भाई ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो पावर प्लांट्स हैं उनको कैसे, उनकी हिफाजत कैसे होगी आगे, क्योंकि यूरोप की फ़ौज तो, नेटो की फ़ौज तो नहीं आ रही वहाँ। यूरोप की फ़ौज भी जाते हुए डरेगी कि क्या अभी मत्थे लगे हम प्यूटिन के। तो उसका एक तरीका निकाल लिया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये तुम्हारे जो पावर प्लांट्स हैं, उनके 4 पावर प्लांट्स हैं, एक बंद पड़ा है उसमें से चेरनोबिल का। अगर हम ये मैप में देखें, चेरनोबिल का तो 1986 में जो एक बदतरीन हादसा हुआ था, तो चेरनोबिल का पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बंद पड़ा है। मैंने आपसे कहा ना 55% तकरीबन उनकी जो बिजली की ज़रूरियात हैं वो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही नहीं बनते, वो पुरअमन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी होते हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेते हैं, तो एक तो उनका चेरनोबिल का थर्ड हम देखें तो वो तो बंद पड़ा है। चेरनोबिल का जो नॉर्थ में है वो तो 1986 में जब से वो हादसा पेश आया था, चेरनोबिल का बंद पड़ा है। अच्छा, एक जो है वो उनका दूसरा जो है वो, अगर हम बिल्कुल वेस्ट की तरफ देखें इस मैप में, तो वो है केमिस्टकाय, ठीक है ना, जो बिल्कुल लेफ्ट पे हमें नज़र आ रहा है, और एक फिर साउथ यूक्रेन में नज़र आ रहा है। एक ऊपर रिवनो छोटा सा एक है। अच्छा, और जो सबसे बड़ा है वो है जो कि बिल्कुल आपको साउथ में नज़र आ रहा है, ज़बोरिज़िस्का। अब ये जो पावर प्लांट है, ये वो पावर, ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरोप का। और ये दुनिया के जो 10 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें से एक ये पावर प्लांट है ज़बोरिज़िस्का का। तो अमेरिकन ने कहा कि ऐसा है कि ये पावर प्लांट भी हमें दे दें, क्योंकि हम जब बैठे होंगे तो ज़ाहिर है रशिया हम पे तो अटैक नहीं करेगा ना, तो अपने पावर प्लांट्स भी आप हमें दे दें, रेयर अर्थ मिनरल्स भी दे दें, पावर प्लांट भी दे दें। फौज आपके पास होगी नहीं, सिक्योरिटी कवर कोई आपको चाहिए ही नहीं होगा। क्यों चाहिए होगा, क्यों अटैक करेंगे आपके पावर प्लांट्स में? बिजली आपको जाती रहेगी, पूरे मुल्क में बिजली बनती रहेगी। न्यूक्लियर तो नहीं बनाना आपने, न्यूक्लियर तो आपसे ले लिए गए थे जब आप सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, तो न्यूक्लियर तो आपने वापस कर दिए थे उनको सारे वेपन्स। तो बाकी ये कि आपकी बिजली का मामला हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। तो ऐसा है कि आप ये पावर प्लांट हमें दे दें। तो ज़ेलेंस्की से मान गए
उन्होंने कहा चलें आप पावर प्लांट, अच्छा ये पावर प्लांट ऑलरेडी रशिया के ही कब्जे में है, 2022 से ही रशिया के ही पास है। यानी अब रशिया क्या वो अपना पावर प्लांट अमेरिका को देगा? भाई रशिया तो कह रहा है कि ये सारे ये जो पूरा इलाका है ज़बरिस्किया का, ये रशिया के ही कब्जे में है। अगर आप मैप में देखें ना तो ये वो रेड एरिया के अंदर आ रहा है। अगर हम मैप देखें तो ये पावर प्लांट जो है ये रेड एरिया में ही आ रहा है। थर्ड स्लाइड अगर हम दोबारा देखें तो ये तो उसी इलाके में आ रहा है जो कि रशिया के पास है। ये देख रहे हैं आप रेड नीचे, तो जो रेड उनके पास है तो वो उसको वो अच्छा ऊपर चेरनोबिल भी तो बहुत पड़ा है, वो भी खैर उनके पास चला गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी उनके पास, वही तो जा चुका उनके पास ज़बरदस्ती का। अच्छा अब ये जो पावर प्लांट है अमेरिका कह रहा है कि ये आप हमें दे दें तो हम रशिया से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर इसको हम रन किया करेंगे। और ऐसा है कि वो तो उन्होंने मान लिया, यूक्रेन ने इसलिए मान लिया कि वो पहले ही उनके पास नहीं है, और अगर जाएगा तो अमेरिका के पास जाएगा तो शायद बेहतरी हो जाए, वो रशिया के पास है। रशिया जब चाहे उनके बिजली बंद कर दे पूरे मुल्क की। अब ये अजीब सूरत हाल हुई, ये भी सरेंडर हो गया। अब मसला ये है कि अब इसमें वो चूंकि सीजफायर नहीं हुआ, इन्होंने मान लिया कि सीजफायर पे मान गए। रशिया ये समझ रहा है और रशिया से ये बात उन्होंने की है कि ये एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने हिट नहीं करना। तो रशिया मुस्तकिल वो जगहों पे कब्जे करता जा रहा है। और मैंने आपसे कहा ना इसमें मुझे ये गुमान है, हो सकता है ऐसा हो सकता है ना कि ओडेसा को ले जाएंगे, वो ओडेसा को ले जाएंगे तो ब्लैक सी हाथ से निकल जाएगा। और ब्लैक सी जब निकल जाएगा हाथ से या नहीं निकलने वाला होगा, तो इसीलिए ब्लैक सी के ऊपर मुलाकात हो रही है जद्दा के अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद यूक्रेन जो है उसकी कोई जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन उसकी रहेगी नहीं यूक्रेन की। तो यूक्रेन अगर ब्लैक सी तक उसकी एक्सेस नहीं है तो फिर वो जो ब्रेड बास्केट है पूरी दुनिया की, और वहाँ से जितना कुछ सामान आ रहा है तो उसके लिए वो रशिया से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप हमें इजाज़त दें बराए करम तो हम ब्लैक सी तक जा सकें। तो यूक्रेन जो है वो पूरी कोशिश है उसकी कि ओडेसा हाथ से ना निकले, जो बिल्कुल ब्लैक सी के साथ का बॉर्डर हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं मैप में। लेकिन वो इतना थोड़ा सा इलाका रह गया है, इधर तो मोल्दोवा, इधर थोड़ा सा इलाका रह गया है कि वो अगर वहाँ तक वो पहुँच गया किसी तरह से। अब देखिए ना मोल्दोवा और जो रेड नज़र आ रहा है और जो मोल्दोवा नज़र आ रहा है उसके दरमियान कितना थोड़ा सा इलाका यूक्रेन का ऐसा है जो कि रेड सी को टच कर रहा है, थोड़ा सा इलाका है मैप में, ठीक है। और इससे पहले वो सारे इलाके जो रशिया के पास चले गए हैं, ये रेड इलाके, ये यूक्रेन का हिस्सा थे। तो आप देखें यूक्रेन कितना ज़्यादा मौजूद था समंदरों के पास। अब क्रीमिया को भी लगा लें, ये सारा इलाका, ये क्रीमिया में ये था ना जो याल्ता कॉन्फ्रेंस यहीं हुई थी ना, याल्ता यहीं पे शहर है। अब जनाब ये पूरे इलाके जो हैं ये सारे जो हैं ये तो यूक्रेन के पास थे। कितना बड़ा बॉर्डर था यूक्रेन का ब्लैक सी के साथ, आप सोचें ये सारा रशिया के पास चला गया, इतना थोड़ा सा रह गया मैप में अगर देखें आप तो ये चंद 100 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से निकल गया तो यूक्रेन के पास फिर ब्लैक सी नहीं है, फिर वो मोल्दोवा के पास जाए या रशिया के पास जाए जो भी हो। तो ये अब इसके ऊपर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं किसके, और उसमें भी यूक्रेन नहीं है, वो भी अमेरिका और रशिया के दरमियान होने जा रहे हैं जद्दा में। दरमियान में ज़ेलेंस्की जो हैं वो यूरोप का दौरा कर रहे हैं। तो आज वो कल फिनलैंड में थे, आज वो नॉर्वे में ओस्लो में, और वहाँ पर वो मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से। और ब्रसल्स में आज यूरोप के रहनुमा बैठे हैं सारे, उनकी मीटिंग हुई है। और यूरोप के अंदर एक डिवीज़न है और बड़ी क्लैरिटी के साथ डिवीज़न है, और अब तो बहुत ज़्यादा आ गई है कि भाई पहली मरतबा वहाँ ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या हम अपनी मईशत को बनाएं या हम यूक्रेन को पैसे दें। पहले तो ये था ना कोलिजन ऑफ विलिंग और ये सारा वो, लेकिन अब वो सब डब्बा हो गया। अब मसला ये है कि उनकी पब्लिक तो अब वो सोशल वेलफेयर स्टेट वो अपने लोगों के ऊपर खर्च करती है ना। मतलब है कि बच्चों को पढ़ाना, कॉलेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सड़कें, टूरिज़्म, खूबसूरत। अब यूरोप में जाएँ आपको बिल्कुल वो वहाँ पर कोई डिफेंस वाला मामला नज़र नहीं आता। सिक्योरिटी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यह है कि वो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते अपनी फ़ौजों के ऊपर जितना वो चाहते हैं कि अवाम पे खर्च हो। अब जनाब ये आ गई है टोपी सर पे कि रूस से जंग छिड़ी हुई है। तो कई मुल्क ऐसे हैं वो कह रहे हैं ताल्लुकात ठीक करो भाई, जैसे अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यूरोप तो पहले G8 का हिस्सा था, वो हमारा हिस्सा था। ये वो तो जब ये नेटो ने आगे फैलना शुरू कर दिया तो वरना तो ये बात तय हो गई थी कि यूरोप की जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नेटो की नहीं होगी।
कई मुल्क ये कह रहे हैं, कई मुल्क कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमें आगे ख़तरा है और हमें फ़ौज की तरफ जाना चाहिए हमें वो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दम तोड़ रही हैं, क्योंकि अब अमेरिका ने बिल्कुल ही साइन ऑफ कर दी है यूरोप को, और डायरेक्ट रशिया के साथ बात हो रही है। ज़ेलेंस्की को भी साइन ऑफ कर दी है। उनके पावर प्लांट की हिफाजत भी उस सूरत में होगी जब अमेरिका लेगा, वरना तबाह हो जाए बेशक पावर प्लांट, ये रशिया ले जाए, तबाह क्यों करना है? रशिया के पास चला गया ना, बंद है इस वक्त, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस हो रही। देखिए कि रशिया उसको रीस्टार्ट कर देगा, और अमेरिका कहेगा हमने तो आपसे कहा था इस पावर प्लांट के न्यूक्लियर पावर, अमेरिका को ज़रूरत नहीं है इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट की, अमेरिका को ज़रूरत नहीं है, रशिया को भी शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल यूक्रेन को बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तो पावर प्लांट बंद पड़ा है तो रशिया की में तो एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो जंग छिड़ेगी अगर वो उधर चला गया। उन्होंने कहा अच्छा हम रिक्वेस्ट करेंगे प्यूटिन से, हमें दे देंगे, तो लेकिन इस शर्त पे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्यूटिन से कि प्यूटिन हमें चलाने देगा। प्यूटिन क्यों देगा भाई अमेरिकन को? प्यूटिन क्यों देगा? तो ये तो ऐसे ही बात बराए बात हो गई फ़ोन पे। अच्छा, इन्होंने मान लिया ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन कि ठीक है जी, आप रशिया से लेके आप इसको रन करें। इन्होंने किसी तरह से ऐसा हो जाए कि यहाँ पर अमेरिकन आ जाएं और जो वहाँ से गोले गिर रहे हैं रशिया से वो हमारे सोनों पे ना गिरे, अमेरिकन बैठे हों। तो अब वो रेयर अर्थ के पीछे चला गया, अभी आ गया जनाब, ये प्लांट आ गया, ये प्लांट भी हमारे बने करें, ठीक है। अच्छा, अब जनाब तो ये जो स्टीव विटकॉफ हैं उनका एक सीज़ फायर का तो ये हुआ, अब किसने क्या किया, क्या बात हुई, किससे क्या मैसेज कन्वे हुआ, प्यूटिन ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आपस में क्या बात की, मार्को रूबियो क्या चाहते थे, सेक्रेटरी डिफेंस क्या चाहते थे, इलॉन मस्क क्या चाहते हैं, एक खिचड़ी पक गई है सर वहाँ पे ट्रम्प इंतज़ामिया में। कि मैं ये बात मैं बहुत पहले की थी कि हर शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन है, और सबसे बड़ी अंजुमन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद हैं, इसलिए वो इतनी सारे लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो किसी का कुछ, किसी को वो आ गया उसने वो बात कर, उसने वो डील किया, उसने वो अच्छा जी वो खिलाफ कुछ कह गए, उसके बाद स्टीव विटकॉफ आ गए, उनको यूक्रेन तक कर दिया, यूक्रेन गायब हो गया, वो उधर से वो पहुंच गए, उधर से वो मामला सारा जो है ना इस वक्त एक खिचड़ी बन के रह गया। और इसी में मैं आपको सिर्फ मिसाल दूँ, ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड हैं, ये इन्होंने इंडिया का दौरा किया। ज़ाहिर हिंदू हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खातून हैं और बड़ी कमिटेड, और बहुत इन्होंने भी बड़ा फेस किया इनके ऊपर जब इल्ज़ामात वगैरह लगते रहे, तो इन्होंने सेनेट की जो हियरिंग हुई उसमें बड़ा इन्होंने फेस किया, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खातून है। वो हम जिक्र भी कर चुके हैं, इनकी वालदा जो हैं वो उन्होंने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया था, और अपने बच्चों की अभी गई भारत में इन्होंने क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश के बारे में बात कर दी कि वहाँ पर जी माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बांग्लादेश के बारे में बात कर दी। अब बांग्लादेश के बारे में बात तो कर दी, अब बांग्लादेश के बारे में एक तासुर जो नई दिल्ली में था वो ये था कि ये बांग्लादेश नई हुकूमत आएगी तो वो बांग्लादेश को उधर तो साइन ऑफ करेगी, ये मोहम्मद यूनुस को और हसीना वाजिद को उड़न खटोले में बिठा के वापस ला के ढाका में बिठा देगी, ठीक है, क्योंकि वो कोई डोनाल्ड लू वहाँ पर भी घुसा हुआ था, और वहाँ पर जो तलबा की ने जो तख्ता उल्टा उसका हसीना वाजिद का, इतने सालों तक ये औरत जो है, माजरत कहते हैं खातून जो है, इन्होंने जो खून पिया वहाँ बांग्लादेश के लोगों का। और इनकी सिर्फ एक क्वालिटी थी कि मैं मतलब मेरे साथ जो है G20 समिट में बाइडेन खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े, तो जान छुड़ाई वहाँ पर लोगों ने, बेजार हो चुके हैं लोग, ये जो फैमिली है। 12 अब ये आगे इन्होंने बात कर दी, तुलसी गैबर्ड साहबा ने बात कर दी बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश ने ये वो जुमला कह के चली गई। अब जनाब वो व्हाइट हाउस की जो कल व्हाइट हाउस में हुआ ना, वो खान साहब के बारे में भी सवाल हुआ ना, उसी प्रेजेंट उसमें तो उन्होंने कहा कि जी व्हाइट हाउस से पूछें, वो जो खान साहब के बारे में सवाल हुआ, लेकिन उसी में बांग्लादेश का सवाल भी हुआ कि जी वो तुलसी गैबर्ड जो हैं उन्होंने बांग्लादेश के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि बांग्लादेश में जो है वो जो हिंदू मज़हब के लोग हैं और बाकी माइनॉरिटीज़ उनके बारे में कोई बात उन्होंने की है कि वो तो बड़ा ज़ालिमाना निज़ाम मोहम्मद यूनुस सही काम नहीं कर रही हो। तो वाइट हाउस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बात हुई तो उसमें जो है वो ये जवाब आया वहाँ से कि अमेरिका जो है वो बांग्लादेश की तमाम कोशिशों की जो हुकूमत है उसकी बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की तारीफ़ करता है, और तुलसी गैबर्ड की बयान की तरदीद कर दी उन्होंने। ये मैं ढाका ट्रिब्यून 26 कोट कर रहा हूँ। यूएस एक्नॉलेजेस बांग्लादेश गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर ऑल, ठीक है। अब तुलसी गैबर्ड बात कर गई। इंडिया टुडे, यूएस रिस्पॉन्स ऑफ बांग्लादेश स्लैम्स 25th आफ्टर बांग्लादेश स्लैम्स तुलसी गैबर्ड ओवर माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन रिमार्क।
अब ये यहाँ से कह के अच्छा ये यहाँ पे खुश लोग सारे, लोग बड़े खुश, नई दिल्ली में बड़े खुश कि ये तुलसी गैबर्ट ने बात कर दी आके हुई, तो पॉलिसी वो उधर से उधर, वो कह रहे हैं कंट्रोवर्सी यूएस स्पाई चीफ तुलसी गैबर्ट जो कर गई थी माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन पे, व्हाइट हाउस अपीयर टू टोन डाउन इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ ढाका सेइंग वेलकम मैयर्स बाय मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट। अब मसला ये है कि वो उन्होंने कहा मैं तो इंटेलिजेंट थी, वो यही बात होगी जो ट्रंप कहेंगे, और ट्रंप साहब उधर से तरदीद हो गई। अजीब, लेकिन अच्छा है इससे पहले वो तुलसी गैबर्ट ये थाईलैंड वाईलैंड के दौरे पे निकल चुकी थी, उनका दौरा गालिबा खत्म हो चुका है इंडिया का। लेकिन आप देखें ना कितने सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो गड़बड़ घोटाला खड़ा हो रहा है बीच में। अच्छा अब ये इधर ये हो गया, तो उधर एक जंग छिड़ी हुई। अच्छा अभी दरम्यान में हंगरी ने एक नया आइडिया पेश कर दिया। आज हंगरी जो है वो हंगरी जो मुल्क है, ठीक है ना, तो उनका कोई 137 किलोमीटर उनका बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ, अगर नक्शे में देखें तो वो हंगरी जो है वो कहता है कि यूक्रेन को बफर जोन बना दिया जाए, यूक्रेन को बफर जोन बना दिया जाए, यूरोप के और रशिया के दरमियान यूक्रेन एक बफर जोन हो, यानी एक ऐसा मुल्क हो जो बफर, जो न्यूट्रल मुल्क हो, वहां कोई भी ना हो, ये बफर जोन इसको बना दिया जाए, और बफर जोन जो है वो ये बफर जोन का काम करे। जब पाकिस्तान बना तो कराची दारुल हुकूमत था, ये बात शायद मैंने पहले भी किसी नशिस्त में की थी। कराची जो है वो दारुल हुकूमत था, दारुल खिलाफा नहीं, दारुल हुकूमत। दारुल खिलाफा होता है जहाँ खिलाफतें जिन मुल्कों में होती हैं वहाँ दारुल खिलाफा कहलाता है, जहाँ अब मॉडर्न दुनिया में हुकूमतें हैं तो वहाँ दारुल हुकूमत। तो कराची में ये हुआ कि ये बात हुई कि जी वो ऐसा है कि दारुल हुकूमत के जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनके लिए एक अलग जगह बनाई जाए, ठीक है, और फिर उनकी कैटेगरीज हों, और वो थोड़ा सा जो सूबे के लोग हैं बाकी लोगों से उनको अलग रखा जाए। तो जो फेडरल फिर उनकी कैटेगरीज रखी गई वफाकी मुलाजमीन की, तो यहाँ पर सबसे ऊपर के जो फेडरल मुलाजमीन हैं यहाँ होंगे, दूसरे नंबर भी यहाँ होंगे, तीसरे होंगे। तो वो 3 कैटेगरी जो बनी, तो उनमें से एक फेडरल एरिया, फेडरल बी एरिया और फेडरल सी एरिया बन गए। ये वो कराची के इलाके हैं जो फेडरल मुलाजमीन के लिए बने थे, और जो शहर जो सूबाई हुकूमत थी उसके दरमियान में ये और ये इकट्ठे ना हो, एक इलाका बना जिसको कराची में कहते हैं बफर जोन। अब कराची का नक्शा देख के कुछ सोचे कि ये बफर जोन का नाम बफर जोन क्यों है तो बफर जोन का नाम बफर जोन इसलिए है कि फेडरल और शहर यानी सूबे के जो दरमियान में बफर जोन बनना था। बहरहाल अच्छा एनीवे, तो ये उन्होंने कहा इसको बफर जोन बना दें। ये हिस्ट्री है, लेकिन शायद कराची वालों को पता होनी चाहिए कराची वालों को हिस्ट्री। बहरहाल अब ये हुआ कि वो इन्होंने कहा कि पूरे यूक्रेन को बफर जोन बना दें और इसमें से फौज वौज ख़त्म करें, न्यूट्रलाइज कर दें, ये कर दें। अच्छा उधर पुतिन के भी 2-3 मुतालबात रहते हैं। एक तो पुतिन ने कहा हुआ ये 4 इलाके जो हमारे पास आए हैं इनको रिकगनाइज करना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। दूसरा ये है कि वो इसको इनके हाथ से इनकी एड बंद करनी है और इनको डिमिलिटराइज करना है। बिल्कुल ये हो सकता है मुतालबे कितने पूरे होते हैं कितने नहीं होते, लेकिन पुतिन अपना हिस्सा ले गए। अभी यहाँ तक जहाँ तक बात हुई है पुतिन अपना हिस्सा ले गए, लेकिन सीजफायर नहीं हुआ। सीजफायर में कन्फ्यूजन ये है कि वो सीजफायर पुतिन ने कहा मैं बिल्कुल हमला नहीं करूँगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करूँगा, बाकी जो कर सकता हूँ। ट्रेन उड़ा दी, वो फौज पे हमले हो गए, ये वो सारा होता जा रहा है और जगहों पे कब्जे भी होते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगली जो मीटिंग है वो होगी अब जाके 24 तारीख को सऊदी अरेबिया में, तब तक देखना है कि क्या होता है। दूसरा जो स्टीव वित्कॉफ साहब करके गए वो कह कि गजा फौरी तौर पे जनाब गजा के अंदर सीज फायर होगा, बाइडेन नहीं करवा रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, स्टीव वित्कॉफ आते ही उनके 24 घंटों में जनाब सीज फायर हुआ, 42 दिन तक कायम रहा। उसके बाद वो आगे भी एक्सटेंड हो गया सारा। फिर कहीं से इब्राहिम बॉलर आए, उन्होंने डायरेक्ट बात की, फिर स्टीव वित्कॉफ गजा का दौरा किया, मुलाकात की, सारा कुछ किया। पिछले 3 दिनों में कुछ 550 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 550 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जब 200 बच्चे हैं। और थोड़ी देर पहले ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू कर दिए, इसराइल की फौज दाखिल हो गई है, ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा मामला हुआ है वो ये हुआ, ग्राउंड ऑफेंसिव तो शुरू हो गया है। कतर और इजिप्ट के दरमियान मीडिएटर्स ये दोनों जो हैं ये आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अब मामला, मैंने आपसे कहा था ना कि ये कतर तो पहले ही चाह रहा था के दरमियान में, क्योंकि नेतन्याहू इधर बात उधर बात, कतर ने तो पहले अपने आपको पीछे हटने को कहा था, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई है सबकी, क्योंकि अब ये अगर सब ने अपने हाथ में ले लिया ना मामले को, तो यहाँ हुकूमतें और सिस्टम गिर जाएंगे पूरे रीजन के।
ये पूरा जो रीजन है ना, वेस्ट एशिया कह लें इसको आप, या इसको आप मशरिक़ वस्ता कह लें, या जो भी कह लें, या इसको जो भी नाम दें, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में तो फिर आपको टर्की भी इन्वॉल्व, टर्की तक आप लेके चाहिए, तो सारा फिर इंटरकनेक्टेड है ना मामला पूरा। और ये कल भी मैंने बात की थी, आज मैं दोबारा कर रहा हूँ कि सूडान बड़ा अहम है, साउथ सूडान में भी लड़ाई हो रही है, वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और उसके साथ फिर साउथ सूडान की लड़ाई जो है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है इथियोपिया। तो ये पूरा जो है साउथ सूडान में जो लड़ाई है वो भी इंटरकनेक्टेड है ये मिडिल ईस्ट के साथ, क्योंकि मुख्तलिफ पावर्स मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी हैं। एक मुल्क एक तरफ अरब मुल्क एक तरफ है, दूसरा अरब मुल्क एक तरफ है, एक जगह पे, दूसरी जगह पे एक साथ हैं। तो ये आपस के अंदर जो है वो ये इश्यूज खड़े हो गए हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, 12 सालों में। अब मामला ये हुआ है कि वो 550 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, और उधर से हमास ने कई महीनों के बाद, यानी मेरा ख्याल है कई महीनों के बाद, हमास ने मिसाइल दाग दिए तल अवीव के ऊपर, और ऐसे मिसाइल दागे कि नेतन्याहू साहब को छुपना पड़ा। नेतन्याहू साहब बंकर में दौड़ते हुए गए, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर उनको छुपना पड़ा बंकर में। साथ ही हुतीज़ ने मिसाइल दाग दिए, और पहले तो उन्होंने अटैक किया था ये यूएसएस हैरी ट्रूमन पे, जिसको उन्होंने कहा था नाकाम बना दिए, लेकिन बहरहाल हमला तो किया था ना जवाब में उन्होंने। मेरा ख्याल है ये अभी तक अंडरस्टैंड ट्रम्प इंतज़ामिया नहीं कर पा रही बहुत से इश्यूज़ को। ये अगर यहाँ सकिन हो गए तो सकिन होने के बाद ये तो सकिन होंगे, उसके साथ यहाँ की हुकूमतों ने अगर इसको जंग को ना रोका, क्योंकि हमास अभी मौजूद है, लेकिन हमास ने तल अवीव के ऊपर सारे बदले शुरू हो गए जनाब। तल अवीव में उन्होंने यहाँ से स्ट्राइक्स की, यहाँ से ग्राउंड फोर्स से दाखिल हो गई। अब इतनी देर में जो ये जंग बंदी हुई है, अब यहाँ की शिनबेत के साथ फड्डा चल रहा है नेतन्याहू का। ये नहीं पता कि जो 42 दिन या 50 दिन का सीज़ फायर हुआ है, इस दौरान कितना हमास ने अपने आप को रियाम कर लिया है, क्योंकि वो बच्चे तो वो भी नहीं हमास वाले, उनको भी पता है कि ये आगे जाके नेतन्याहू ने क्या करना है। उन्होंने जनाब तल अवीव पे मिसाइल दाग दी। इन्होंने जो हुतीज़ ने फेंके वो गिरे बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, वो तल अवीव के बिल्कुल सेंटर में बेन गुरियन एयरपोर्ट पे गिरे, और बेन गुरियन एयरपोर्ट पे गिरने के नतीजे में वहाँ पे कई फ्लाइट्स वो बड़े अरसे के बाद दोबारा स्टार्ट हो रही थी फ्लाइट्स के बीच, सीज फायर हो गई, आपकी बात आगे बढ़ेगी, वो जरा फ्लाइट्स रुक गई, वो बेन गुरियन एयरपोर्ट ही बंद हो गया पूरा, और कई घंटे से वो बंद है, और वहाँ लोग भाग रहे हैं, और जनाब वो एक हंगामा है वहाँ, और वो पता ही नहीं चल रहा कि जी ये हुतीज़ ने कहा है कि हम तो यहाँ पे करेंगे। और साथ ही उनका ये भी मैसेज है कि अगर किसी और मुल्क ने इस मरहले पे फ़लस्तीनियों के खिलाफ जाने की कोशिश की, किसी इलाकाई मुल्क ने, या धोखा देने की कोशिश की, तो वो हमारा अगला हदफ होगा। यानी ये मैसेज उन्होंने बाकी मुल्कों को भी दिया है कि आप बीच में जामिन थे, इसको रोकें, और कौन क्या रोल प्ले कर रहा है हमें पता है। हमने किसी और मुल्क के ऊपर दाग दिया मिसाइल इस वक्त, तो ये मसला होगा, ये जेनोसाइड ख़त्म करवाएं। और उनकी तरफ से बाकायदा ये मैसेज इशू हुआ आज कि ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया रैट, कि नेतन्याहू एक चूहे की तरह, नेतन्याहू जो अपने बिल में छुप गया जाके, और ये जो बच्चे हैं गजा के, ये अपना, अब ये सिचुएशन इतनी गुफअप हो गई है, इसमें जॉर्डन, इसमें इजिप्ट, ये अपना पैक्ट किसी वक्त ख़त्म कर सकते हैं इसराइल के साथ। तीसरा वो उधर जो लेबनान के साथ भी एक पैक्ट है, वो भी ख़त्म हो सकता है किसी। चौथा ये प्रेशर यहाँ पे अहमद शरा के साथ प्यूटिन ने रब्ता किया, प्रेसिडेंट प्यूटिन ने अहमद शरा से रब्ता किया, पहले भी किया था, दोबारा हुआ है, और ये हुआ है कि हम आपको तमाम किस्म की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी सपोर्ट देने को तैयार हैं। किससे कहा है? अहमद शरा से, सीरिया में। और कहा किसने? प्यूटिन ने, जो ऑलरेडी मौजूद हैं ये लेत किया और बाकी इलाकों में जहाँ पर तसादुम हुआ था। जी, क्योंकि ये तासुर था ना कि असद के जाने के बाद शायद रशिया और सीरिया के ताल्लुकात, तो रशिया दोबारा उसने रब्ता कर लिया कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो हम किसी वक्त भी आने को तैयार हैं। यहाँ पर वापस मौजूद हैं, ऑलरेडी उनकी बेसिस हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। देखें, ये तो फैसला सबको आपस में बैठ के खुद ही करना है कि कैसे आगे होना है। नहीं, अमेरिका के एक अमेरिकन काबुल अमेरिका चाइना, काबुल के डायरेक्ट मामला तय हो रहे हैं, और एक वहाँ पे रमाली को अभी उन्होंने अमेरिका से बात करके उसको रिहा भी कर दी है, जो वहाँ पे रमाली था। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि चाइना, अमेरिका, रशिया,
बाकी जो मुल्क हमारे पड़ोस में हैं सारे, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे, कहीं हम मतलब ऑपरेशन की शक्ल के, ऑपरेशन का वैसे लफ्ज़ मैंने भी सुना नहीं, उसमें तो आया था कि हर वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे होते हैं, एलामी में जिक्र नहीं था ऑपरेशन का, ना ही जो वहाँ पर कोई किसी की तकरीर में बात सुनी गई है। जो आर्मी चीफ के वाले से भी था, वो सॉफ्ट स्टेट और उस तरह की बात थी, तो ऑपरेशन का लेकिन ये है कि ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं ना हर वक्त, तो ऑपरेशन तो हो रहे हैं, तो वो तो सारे मुल्क में हर वक्त चल रहा होता है ना ऑपरेशन। अब वो किस शक्ल में होगा, क्या सख्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो अभी उसके ऊपर मुख्तलिफ बयान जा रही हैं, लेकिन देखते हैं कि फैसला क्या होता है अल्टीमेटली। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था ना कि ये देखें, ये असद यहाँ से चले गए, बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई, सीरिया को आप इस पूरे पज़ल में ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, यानी वहाँ देखें ना, हमास ने तल अवीव पे मिसाइल दाग दिए और हुतीज़ ने दाग दिए, और हुतीज़ को रोकेगा कोई नहीं। पहले ये था ना कि जॉर्डन ने रोक लिया, बाकी मुल्कों ने, अब इस वक्त कोई मुल्क रोकेगा नहीं हुतीज़ को, क्योंकि वो सीज़ फायर का ब्रीच वहाँ से हुआ है। बल्कि यहाँ तक बात हुई है कि इजिप्ट कह रहा है कि हम पुल आउट कर जाएंगे। ये 79 के मुआहदे से अंदर प्रेशर बहुत है, बहुत लोगों का प्रेशर है भाई। वहाँ रमज़ान के अंदर एक सीज़ फायर हो रहा था और बात थी कि जी इसको ख़त्म, इसको अच्छा, कतर जो है वो पहले ही वो कतर गेट में उन्होंने एशियन बित को डाल के, और कतर को एक अजीब सी पोजीशन, कतर तो अमन के लिए कोशिश कर रहा था। तो ये सिचुएशन हो रही है ख़राब, और इसको अगर हमास ने अपने हाथ में ले लिया, या हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुई, ये ध्यान में रखें। हिजबुल्लाह अपनी जगह मौजूद है और अहमद शारा अपनी जगह मौजूद है। वो एक वाइल्ड कार्ड है कि अरब ममालिक बहुत से अगर ख़ुद बात नहीं कर पाएंगे तो अहमद शारा वहाँ से जो है ना वो मतलब उनको वो अहमद शारा पर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए वो वहाँ पर इन्होंने दरूज के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की नेतन्याहू ने कि दरूज हमारे साथ है, दरूज पहले मिल के चले गए। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है, और ये मुझे नहीं पता कि ये देखें जहाँ पर भी ख़त्म होगा ना मामला, ये खाना जंगी की तरफ जाएगा मामला, लेकिन पहली खाना जंगी तो इसराइल में खुद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी तो वो तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है ना। शिन बित लड़ रही है नेतन्याहू के साथ, नेतन्याहू ड्रैग कर रहा है उसको प्रेसिडेंट ट्रंप को, और वो स्टीव विटकॉफ। ये अगर मामला ख़राब हो गया ये फ़लस्तीन का, तो यहाँ पर अभी तो है ना कि जो वहाँ से बेस ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ से बेसिस ख़त्म कर रहे हैं, फिर यहाँ सब जगहों से जाना पड़ेगा, यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कई मुल्कों का दूसरे मुल्कों। ये इसको गज़ा से अगली जियो पॉलिटिक्स ने जन्म लेना है, वहाँ से तो लेना ही है जो भी है। वो ज़ाहिर यूरोप खुद समझ रहा है कि भाई आगे कैसे, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल क्रिएट होगी उसमें भी आगे देखना है कि आगे कैसे होगा, मामलात आगे कैसे चलेंगे। ये ध्यान में रखें कि वो हमें पता है कि जब ईरान पर अटैक होने वाला था तो रशियन बैठ गए थे वहाँ पे आके, और सऊदी अरेबिया। अच्छा, उसमें जो सूडान का जिक्र कर रहा हूँ ना बार बार, इस सूडान का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सूडान जो है वो इस पूरे पज़ल में, जैसे टर्की आ गया ना दरमियान में, टर्की बीच में है, टर्की जो है वो भी है, सीरिया भी है। आप इसको मशरिक़ वस्ता तक नहीं महदूद कर सकते, वेस्ट एशिया तक, तो टर्की से स्टार्ट होता है ना, टर्की तैयब अर्दगन जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर सीरिया आता है, फिर कतर आता है, फिर बहरीन, सारा खिता आता है पूरा। अच्छा, अब इशू ये है कि जो सूडान में है, सूडान में जो है वो आज जो उनकी अब्दुल फतह बुरहान है, उनकी फ़ौज खरतूम तक पहुँची, खरतूम के ऊपर लड़ाई हो रही है, वो खाना जंगी जो है उसमें। अब इशू ये है कि वो अरब ममालिक जो हैं या बाकी मुसलमान वाले वो दो साइड्स पे हैं, मतलब एक अरब मुल्क एक तरफ है, तो दूसरा अरब मुल्क जो आपको नज़र आ रहा है गज़ा पे तो सब इकट्ठे हैं ना, लेकिन सूडान पे वो आमने सामने है। कोई अब्दुल फतह बुरहान को सपोर्ट कर रहा है, कोई हमेती को सपोर्ट कर रहा है। वो मामला फैलते फैलते जो साउथ सूडान तक चला गया। साउथ सूडान जो है वो दुनिया का यंगेस्ट मुल्क है, सबसे छोटी उम्र का मुल्क है, 2011 में वो बना है साउथ सूडान। 98% लोगों ने कहा हमने अलग होना है, रेफरेंडम हुआ, साउथ सूडान अलग हो गया। साउथ सूडान जो है, ये सूडान की लड़ाई साउथ सूडान में फैल रही है। अच्छा, वहाँ पर भी अरब ममालिक भी हैं और आलमी पावर्स भी हैं, वो भी दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। कहीं चाइना है, कहीं EU है, कहीं अमेरिका है, कहीं जो है वो इथोपिया के किसी और जगह इंटरेस्ट हैं, अरब ममालिक की किसी और जगह इंटरेस्ट हैं, कोई काम डाउन करवाना चाह रहा है, जो काम डाउन करवाना चाहे उसकी बात नहीं चल रही। अब इसमें सऊदी अरेबिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया ये सूडान की क्राइसिस को भी ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा है कि जो बरादर मुल्क हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। पहले सऊदी अरेबिया ने पोजीशन ली थी, अब सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि मीडिएट करे, वहाँ पर मीडिएट करे। तो सऊदी अरेबिया वो रोल भी चाह रहा है कि वो भी मीडिएशन हो वहाँ पर, क्योंकि वो भी अरब मुल्क है और वहाँ का जो टर्मोइल है वो इफेक्ट करेगा बरह रास्त। इस तरफ आप बिल्कुल जाते हैं तो सऊदी अरेबिया, और इधर जाते हैं तो यमन है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सूडान की फ़ौज यमन में आ गई थी सऊदी अरेबिया के साथ लड़ने के लिए, तो सऊदी अरेबिया लेकिन उसके बाद चाह रहा है कि ये ख़त्म हो जो वहाँ पे खाना जंगी है। अच्छा, अब ये हाथ से अगर निकल गया ना मामला, अगर स्टीव विटकॉफ फार्मूला ये आगे बढ़ा और इसराइल ने अब अटैक
ग्राउंड फोर्स उनके एंटर हो गई, वो तो कह रहे हैं जो होना है हो जाए, नेतन्याहू को पता है मैं तो बस के नीचे जाने से बेहतर है कि खुद ही जंग फैला दूं और सारा बेड़ा गर्क करके चला। लेकिन इशू ये है सारा कि उसमें जो बाकी फोर्सेज हैं अपनी जगह मौजूद हैं, यानी हुतीज़ के ऊपर अटैक्स हुए, हुती ने जवाब में ट्यूमन पे अटैक, खबर ये नहीं है कि हुतीज़ पे अमेरिका ने अटैक किया, खबर ये कि हुतीज़ ने जवाब में अटैक कर दिया अमेरिकन एयरक्राफ्ट पे। ये एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि हुतीज़ उसमें नहीं आए। खबर ये नहीं है कि इसराइल ने अटैक कर दिया हुतीज़ पे, खबर ये है कि हुतीज़ ने बिन गरियन पे अटैक कर दिया जवाबी। खबर ये नहीं है कि इसराइल ने जारियत शुरू कर दी गजा पे, खबर तो बहुत बड़ी है, भयानक खबर। खबर ये भी तो है कि हमास अभी तक लड़ने के काबिल है, हमास ने जवाब में तलवी पे गिरा दिए मिसाइल। इशू ये है सारा कि इसको या तो ये मामला अगले 24, 48, 72 घंटों में, अच्छा अब मैंने पहले भी बात की थी बिट्रेयल की हिस्ट्री पुरानी, कोई किसी पे यकीन नहीं करता, मतलब है कि कोई किसी पे यकीन ही नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पिछले चंद सालों में या महीनों में या इससे पहले जो कुछ, अभी आप देखें ना इस सीज फायर का क्या हाल हुआ है, ये दोनों सीज फायर वो पार्शल है या टोटल है या उसमें किसको अटैक करना है किसको नहीं करना, वो कह रहे समझे टोटल सीज फायर हो गई, वो कह रहे पार्शल हुई है, वो उधर यूक्रेन की जंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और यूरोप सोच रहा है बैठा हुआ है, नेटो सोच रहा है क्या होगा। और इसमें एक बात आखिर में जाते जाते, यूरोप के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूरोप आज कल में फैसला करेगा, एक उनके पास लेवरेज रह गई है सिर्फ कि वो अपना रोल प्ले करे। $300 बिलियन रशिया के फ्रीज हैं यूरोप के बैंक्स में, 300 बिलियन। अच्छा वो 300 बिलियन का प्रॉफिट जो आता था उसका जो वो तो दे रहे थे यूक्रेन की मदद को, लेकिन अगर वो सैंक्शंस हट जाती हैं तो या तो पैसा जाएगा रशिया के पास, सीधा पैसा रशिया के पास जाएगा, सीधा उनकी इकोनॉमी वो शूट करेगी, उनका तो पैसा सारा फ्रीज हुआ हुआ 300 बिलियन, ये यूरोप ने फैसला करना है। या वो पैसा यूक्रेन को कैसे देंगे इन हालात में कि यूक्रेन को दे सकते हैं, तो ये भी फैसला उन्होंने करना है कि वो 300 बिलियन जो फ्रीज हुआ है, अगर अमेरिका और बाकी मुल्क कहते हैं कि हम पाबंदियां हटा रहे हैं और मईशत खोल रहे हैं, तो कई मुल्क कह रहे हैं कि भाई तिजारत शुरू करो, रशिया को दो और तिजारत शुरू करो, दोबारा उनको पैसा देके। लेकिन रशिया 300 बिलियन छोटा पैसा नहीं है, कम पैसा, ये वो पैसा है जो सैंक्शंस लगने के बाद फ्रीज हो गया था 2022 में। तो इशू ये है कि वो 300 बिलियन के ऊपर वो पड़ा हुआ सारा यूरोप के बैंकों में, उसी का प्रॉफिट था ना, वो निकाल के यूक्रेन की हेल्प कर रहे थे। तो अब यह सवाल यह है कि यूरोप ने बड़े फैसले करने हैं, मुल्कों ने बड़े फैसले करने हैं, रियासतों ने बड़े फैसले करने हैं, अपने फैसले खुद करने हैं। अगर आप किसी पे दूसरे पे डिपेंड करके करेंगे ना, यार ये मुल्क हमारे साथ था, ये उससे पूछा, उससे मशवरा किया, इस वक्त मुल्कों ने अपने फैसले खुद करने हैं। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ज़ाहिर है आपके मुल्क बरादर मालिक जो साथ होते हैं किसी भी मुल्क के, उनको आप एतमाद में ज़रूर लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि अगर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के बयान को वाइट हाउस रद्द कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं मोहम्मद यूनुस तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो मुझे बताएं कहाँ पे क्या, इसलिए वित्का वो भी सीजफायर करवा के गए और वो उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई दोबारा। तो मामला ये है कि ये दुआ है हमारी कि वहाँ से कोई डबल स्पीक ना हो वाशिंगटन से, जिसके नतीजे में अच्छा वो लगा रहे हैं। फिर ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप को बैठे बैठे फिर इंडिया याद आ गया, उन्होंने कहा 2 अप्रैल से लगेगा टैरिफ, 2 अप्रैल से टैरिफ लगेगा, स्टील पे लगेगा, इस पे लगेगा। वो टैरिफ इंडिया जो है वो अभी तक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, खा पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अजीब किस्म की बात कर देते हैं। वो फिर जनाब शुरू हो गया, फिर वही कि अभी तो भाई दोस्ती यारी हुई थी, अभी तो सारे मामला हुए थे, उनके लोग मिले आके गए, और फिर ट्रंप ने कह दिया नहीं वो तो टैरिफ लगेगा इंडिया पे। दोस्ती अपनी जगह है, टैरिफ अपनी जगह। तो ये एक ऐसा टर्मोइल सा है पूरी दुनिया में कि उसमें देखना ये है कि हम बतौर रियासत अपने आप को किस तरह संभालते हैं। फ़रोई मामला से हट के 3-4 जो बातें मैं हमेशा रिपीट करता हूँ उस तरफ फोकस करें और आगे निकलें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।